नमस्कार, मैं जितेंद्र स्वामी आप सभी का नियोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं सभी लोग? मुझे उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे से अंजाम दे रहे होंगे, क्योंकि आने वाली बहुत सारे एग्जाम्स हैं सामने। और इसी आपको जो तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो हैं वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स जो हैं वो 2020 में होने वाली हैं। उनके लिए जो है वो एक बहुत बड़ा हम वीडियो लेके आ रहे हैं, जो कि 16 तारीख को बुधवार को रिलीज होगा, जिसमें आपके मैथ, रीजनिंग और जीके सभी तरह के जो तीनों हैं वो पेपर होंगे। और इसके लिए जो है वो आप तैयार रहिए गाइज, क्योंकि वहां हम आपके लिए बहुत मेहनत करने वाले हैं। और आज हम जो कुछ देखेंगे क्वेश्चन, वो आरआरबी जो एनटीपीसी 2016 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका जो शिफ्ट फर्स्ट का जो कुछ क्वेश्चन है वो हम चर्चा करेंगे। और इन्हीं के जो बाकी के शिफ्ट के जो क्वेश्चन है और भी हैं, वो सारे बहुत एक साथ जो बड़ी वीडियो के अंदर आएंगे, वही के उसी के बारे में आपको जो है वो इंतजार करना है और 16 तारीख को उसे जरूर देखना है। फिलहाल आप देखिए आरआरबी एनटीपीसी के जो लगे थे उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे और हम उसको देख करके कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। एक और छोटी सी जानकारी आपके लिए कि ये जो आप लोग जैसे देख रहे हैं वीडियो, ऐसे ही बहुत शानदार गुरुजनों के द्वारा और राजा सर और मनीषा मैडम के मार्गदर्शन में तैयार किया गया एक बहुत ही शानदार वीडियो कोर्सेज जो है वो हमारे नियोन के ऐप के ऊपर उपलब्ध है। जो प्ले स्टोर से आपको नियोन क्लासेस का ऐप मिलेगा उससे उपलब्ध है, जिसमें एसएससी, बैंक और रेलवे के जो है वो कोर्स उपलब्ध है। और ये जो है वो सिलेक्टेड जो राजा सर, जो कि किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, इनकम टैक्स जो इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा डिजाइन किए गए ऐप के ऊपर, उनके द्वारा डिजाइन किए गए वीडियो कोर्सेज और बेस्ट जो फैकल्टीज हैं उनके द्वारा तैयार किया गया कोर्सेज जो है वो यहां से आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग इसे भी परचेज कीजिए। इनके तहत इन वीडियो कोर्सेज के तहत इस ऐप के ऊपर आपको 700 से ज्यादा घंटे के वीडियो आपको मिलेंगे, साथ में 800 से ज्यादा जो पीडीएफ हैं, जो कि भारत का मैं कहता हूं आपको सर्वश्रेष्ठ स्टडी मटेरियल, जो कि बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, एक ही सेम तरीके का है। तो ये भी आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ये केवल आपको यहां नियोन के ऐप के ऊपर मिलेगा। साथ में मॉक टेस्ट भी इसमें मिलेगा और आपके सेक्शनल जो टेस्ट होते हैं वो भी मिलेंगे और लाइव सेशन भी होता है, जिसमें आप लोग जो फैकल्टियों से लाइव इंटरेक्ट होते हैं और लाइव बातचीत करते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं और समस्याओं को बताने के साथ साथ आप लोग जो है वो नए नए क्वेश्चंस और नए नए तरीके जो है वो आप लोगों तक पहुंचते हैं। तो ये लाइव सेशन भी इस पे मिलते हैं। तो ये भी आप लोग ऐप डाउनलोड करके और ये जो है वो कोर्सेज परचेज कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। यहां देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जो आरआरबी एनटीपीसी 2016 से ये सारे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? ठीक है, जो मृत व्यक्ति का स्मारक होता है उसे आमतौर पे हम मकबरा कहा करते हैं। उनमें से ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें एक ऐसा है जो किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं बनाया गया, बाकी के 3 ऐसे हैं जो व्यक्ति के ऊपर बनाए गए हैं। अब यहां देखिए, एक है आपका बीबी का मकबरा। अब बीबी का जो मकबरा है वो बना हुआ है कहां पर? तो ये आपका औरंगाबाद के अंदर है और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। औरंगाबाद जो कि औरंगजेब ने बसाया था। औरंगजेब की पत्नी के ऊपर ये उसकी जो उसकी याद में बना हुआ है। औरंगजेब के बेटे ने औरंगजेब के समय में मतलब ये बनवाया गया था आजम शाह के द्वारा। पूरी चर्चा करेंगे इसके बारे में हम लोग। ताजमहल आप सभी को पता है कि ये जो है वो आगरा के अंदर है और आगरा के अंदर मुमताज की याद में, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, उसकी याद में जो है वो शाहजहां के द्वारा बना हुआ है। तो मतलब ये भी मृत व्यक्ति के ऊपर है। ये औरंगजेब की पत्नी की मृत के ऊपर और ये शाहजहां की मृत जो पत्नी है उसके ऊपर। चार मीनार जो इमारत है ये हैदराबाद के अंदर है और हैदराबाद के अंदर जो इमारत है वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर नहीं बनी हुई है, ये वैसे ही कुतुब शाह ने इसको बनवाया था। और ये जो उत्माद उल दौला का जो मकबरा है, उत्माद उल दौला का मकबरा जो है वो बनवाया गया है कहां पर? सिकंदरा के अंदर। सिकंदरा आगरा के नजदीक ही पड़ता है, तो वहां पर यह बनवाया गया है और इसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था। और नूरजहां का जो पिता थे गियास बेग, उनकी याद में जो है, अपने पिता की याद में नूरजहां ने बनवाया था, जो नूरजहां जहांगीर की जो पत्नी थी। तो ये जो 3 हैं वो मृत व्यक्ति की याद में बने हुए, जबकि ये जो आपका 4 मीनार है वो 4 मीनार किसी मृत व्यक्ति के ऊपर नहीं बनी हुई है। जैसे मैं आपको यहां बताता हूं थोड़ा सा, ये देखिए
ये आपके सामने है पूरा, मैं आपको इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, आप लोग इसे बिल्कुल नोट करके रखना क्योंकि यहां से भी बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन बना करते हैं। एक और थोड़ी सी आपके लिए जानकारी छोटी सी कि नियॉन क्लासेज का ऐप है जो कि प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, एनटीपीसी के जो पेपर चल रहे हैं उनके जितने भी पीडीएफ हैं वो पीडीएफ भी इस ऐप के ऊपर उपलब्ध हैं। इसके अलावा जितने भी और कोर्सेज हैं लगभग 700-800 से ज्यादा पीडीएफ आपको इस ऐप के ऊपर मिलेंगी, तो वो भी आप जरूर देखिएगा इसको डाउनलोड करके। और जो मटेरियल है वो भारत का सर्वश्रेष्ठ स्टडी मटेरियल जो आपको फ्री मिलेगा आपको यहां से, और वो भी बाइलैंग्वेज, जैसा हिंदी में है वैसा आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। तो आप लोग इस ऐप को भी जरूर डाउनलोड कीजिए। आपको वहां पर जो चीजें अच्छी लगे तो आप लोग इसे रेटिंग दे करके बताइए, जैसा कि पहले दिया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसे 5 स्टार रेटिंग देंगे। और साथ में आप लोग जो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स भी है, यहां कमेंट के माध्यम से भी आप लोग जो है वो हमें कमेंट करके बताइए, हमसे इंटरेक्ट होने की कोशिश कीजिए कमेंट के माध्यम से। तो आप लोग जो है वो इसे भी जरूर डाउनलोड कीजिए। ये 4 मीनार है हैदराबाद वाली, इसे 1591 के अंदर बनाया गया था। इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम था कुतुब शाह है, तो ये कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था। ये वैसे ही एक इमारत बनी हुई है, 4 इसके ऊपर मीनार हैं। ये किसी मृत व्यक्ति के ऊपर नहीं है, काफी प्रसिद्ध है, बहुत सारे लोग इसे देखने के लिए जाया करते हैं। तो आप लोग इसके बारे में जरूर याद रखना किसने बनवाई थी और ये जो है वो किस जगह पर स्थित है, ये जरूर याद रखना। महत्वपूर्ण इमारतें ये दोनों है। यहां आपको इसको देख करके लगता होगा कि ये तो एकदम ताजमहल जैसा लगता है, तो बिल्कुल सही बात है। ये आपका वही है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये है बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा। और ये जो बीबी का मकबरा बना हुआ है ये कहां बना हुआ है, तो यहां इसकी जो जगह है वो कहां पर है, औरंगाबाद, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं महाराष्ट्र के अंदर है औरंगाबाद। अब देखिए ये इसकी मैं पूरी आपको चर्चा करता हूं। ये आपको लगभग ताजमहल की जैसे दिखता है। इसके पीछे वजह यही है कि इसका जो निर्माण है वो ताजमहल से प्रेरित होकर के और फिर किया गया है। ताजमहल जो बन रहा था तो ताजमहल का निर्माण जो है वो 1632 से लेकर के 53 के दौरान हुआ। लेकिन जो ये बन रहा था निर्माण, जब इसका निर्माण की हम जब बात करते हैं तो निर्माण इसका करवाया गया। यहां पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है आजम शाह है, और ये आजम शाह जो है वो औरंगजेब का बेटा था। उस औरंगजेब के बेटे ने अपनी माँ के लिए ये बनवाया था कि मेरी जो माँ है जिसकी मौत हो चुकी थी तेज बुखार की वजह से, तो उसकी याद के अंदर ये जो है वो बनवाने का इसने प्रोग्राम चलाया। और यहाँ पर जो है वो एक ऐसी इमारत थी ये जिसका पूरा नमूना ताजमहल से लिया गया। ठीक है, इसकी जो याद में जो बनाया गया वो था दिलरास बेगम। दिलरास बेगम ये किसकी बीवी थी, ये औरंगजेब की बीवी थी, औरंगजेब। यहां पर इसका निर्माण जो शुरू हुआ वो 1651 में हुआ, ये 1661 के अंदर कंप्लीट हुआ। जब ये बन रहा था तो 1653 के अंदर 1653 में आगरा का ताजमहल कंप्लीट हो गया था जो 32 में हुआ था। तो ये जब बनना स्टार्ट हुआ तो लगभग ताजमहल आलीशान एक जो इमारत है वो सामने आ चुकी थी। तो उससे प्रेरित होकर के और फिर आजम शाह ने बनवाया अपने पिता को कहकर के कि हम भी अपने लिए जो कुछ ऐसा करते हैं तो ताकि इतिहास में ऐसा याद रहे। लेकिन यहाँ पर जो है औरंगजेब ने इसके ऊपर ज्यादा जो है वो रुचि नहीं दिखाई, और औरंगजेब ने जब इसके ऊपर ज्यादा रुचि नहीं दिखाई तो इसको ज्यादा पैसे नहीं मिल सके और ये ताजमहल जैसी इमारत नहीं बन सकी। लेकिन बहुत शानदार तो इसने बना ही दिया, इसलिए इसे ताजमहल के नाम पर ही इसके कुछ अन्य नाम है वो जरूर याद रखना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही शानदार ये चीज है। तो अन्य नाम में आप सभी को ध्यान रखना है कि इसे हम बोलते हैं दक्षिण का ताजमहल, क्योंकि भाई ताजमहल की तर्ज पे ये बना हुआ है। और इसे जो बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वो बोलते हैं गरीबों का ताजमहल, गरीबों का ताजमहल।
अब आप ये अंदाजा लगाओ कि ऐसा क्यों कहेंगे, इसे गरीबों का ताजमहल क्यों कहेंगे, क्योंकि इसको पैसा नहीं मिला था इतना जितना कि ताजमहल के लिए चाहिए होता है, और इस वजह से इसे गरीबों का ताजमहल कहा गया। अब ये जहां पर है महाराष्ट्र के अंदर, वहां दक्कन का पठार पाया जाता है, और यदि दक्कन का पठार पाया जाता है तो यहां पर इसको जो है वो ये दक्कन का ताजमहल भी कहलाता है, दक्कन का ताजमहल। ये तीनों नाम जो है वो आपको बहुत ही शानदार तरीके से याद रखने हैं। इनके बारे में भी एग्जाम बहुत बार पूछा गया कि दक्कन का ताजमहल किसे कहते हैं, गरीबों का ताजमहल किसे कहते हैं, दक्षिण का ताजमहल किसे कहते हैं, तो सारे आंसर क्या होंगे, बीबी का मकबरा को कहते हैं। निर्माण आजम शाह इसका बेटा था, तो औरंगजेब का नाम भी आ जाए तो हम औरंगजेब के बारे में बताएंगे, क्योंकि आज भारत में यदि सरकार के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो जो शासक है उसका नाम आता है, नरेंद्र मोदी का नाम आता है। इसी भांति यहां पर औरंगजेब का नाम भी आ सकता है कि हाँ ये औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था, लेकिन वास्तविक में जो निर्माण है वो किसके द्वारा हुआ है, आजम शाह के द्वारा। मैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको और बताता हूं। यहां इसको जो डिजाइन किया गया था, डिजाइन, और जो डिजाइन करता है उसको हम बोलते हैं वास्तुकार। अब देखिए वास्तुकार के अंदर आपने एक नाम सुना हो, उस्ताद लाहौरी का नाम सुना हो, और ये नहीं सुना है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नाम, आप लोग इसे याद कर लेना। उस्ताद लाहौरी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ताजमहल को डिजाइन किया है। ताजमहल का वास्तुकार कौन है, तो आपको याद रखना उस्ताद लाहौरी है। और इस उस्ताद लाहौरी के ही बेटे थे, और उन बेटों का नाम था उत अल्लाह, और एक का नाम था हंसपत राय। ये दोनों इस उस्ताद लाहौरी के बेटे हैं। अब वास्तुकार के बेटे हैं तो सीधी सी बात है वास्तुकार कला तो जानते हैं, तो यहां पर ये तो ताजमहल बनाने में बिजी था, और इसके बेटों को बुला लिया आजम शाह ने और औरंगजेब ने कि आप आकर के हमारे वाला ताजमहल बनाओ। तो ये यहां पर इनका नाम भी आपको जरूर याद रखना है, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये दोनों उस्ताद लाहौरी के बेटे थे, तो उस्ताद लाहौरी को भी जरूर याद रखना है कि ये कौन नाम था। क्लियर। तो इस तरह से ये बीबी का मकबरा जो एक बहुत ही आलीशान इमारत है वो बनी हुई है। कहां पर है ये आपकी सारी जो इमारत है वो औरंगाबाद के अंदर है। बात करते हैं अगली इमारत की, इसको नोट कर लीजिएगा या फिर जो है वो आप इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी देख सकते हैं, ले सकते हैं। नेक्स्ट इमारत की तरफ चलते हैं, जो हमारा दूसरा जो तीसरा जो मकबरा दिया गया है ताजमहल के बारे में आप सभी जानते हैं कि 1632 से लेकर के और 1653 तक ये बनाया गया था। बुलंद दरवाजा ताजमहल के एक दरवाजे का नाम है, इसका नाम बहुत बार जो है आता है। यहां पर अगली इमारत है ये वाली जो कि सिकंदरा के अंदर बनी हुई है, और इसका निर्माण जो है, अगली बात हम इस इमारत के बारे में कर रहे हैं। यहां पर ये उत्माद उल दौला का मकबरा है। इसका निर्माण किसने करवाया है, तो इसका निर्माण कराया है नूरजहां ने। किसकी पत्नी थी नूरजहां, तो जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर। ठीक है। अब यहां पर इसका निर्माण जो हो रहा है वो निर्माण का समय है कि ये 1628 से ये 1626 से 28 के बीच में बन गया था। आपको कई बार सन जो है वो 1627 भी दे सकती है, 28 भी 26 भी, तो ये याद रखो कि 26 से लेकर के 28 के बीच में बन गया था। ये उत्माद उल दौला का मकबरा जब बना था तब उस समय ताजमहल नहीं था, और ताजमहल जो बनाया गया बाद में, तो ये देखिए कुछ अच्छी डिजाइन आपको लग रही है, तो आप कह सकते हो कि ताजमहल का कुछ आइडिया यहां से ही जो है वो आया। यहां पर ये एक ऐसी इमारत है जो इमारत पूरी तरह से जो है वो सफेद संगमरमर से बनी हुई है, और पूरी तरीके से सफेद संगमरमर से बनी हुई ये भारत की पहली इमारत है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा तरीके से इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है। और नूरजहां ने ये किसकी याद में बनाया था, तो यहाँ इसने अपने पिता जिसका नाम था गियास बेग, इस गियास बेग की याद में इसको जो है वो बनाया गया था। क्लियर। अब दूसरी बात यदि हम इसके बारे में देखें और, तो यहां आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि ये जो इमारत है उस इमारत के अंदर ये आपको कुछ अलग सफेद संगमरमर से बनी हुई है, लेकिन ये सफेद दिख रहा नहीं है क्योंकि इसके ऊपर आप यदि देख पा रहे हो तो कुछ कलाकृतियां की हुई है, और जो कलाकृतियां इस पर की गई हैं वो एक छपाई की कला है। आप ये कह सकते हो कि इसके ऊपर एक जो मांडने टाइप में बने हुए हैं, ये कुछ बनाने की जो कला है जिसको हम बोलते हैं पित्रादुरा।
पित्रादुरा ये छपवाई की है। और इस पित्रादुरा जो कला है, जो कि एक पत्थर के ऊपर उकेरने की जो एक कला है, वो कला का भारत में पहली बार इसी इमारत के ऊपर प्रयोग किया गया था, जो कि एक आप कह सकते हो कि खाड़ी देशों की, अरब देशों की एक कला थी जो भारत में लाई गई और पहली इमारत ये थी। उसके बाद बहुत सारी इमारतों पर इसको जो है वो कलर किया गया। तो संगमरमर की पूरी तरीके से बनी हुई ये जो है वो पहला ये इमारत भारत की। अब ये ताजमहल जो है ना उससे थोड़ा छोटा है, और छोटा है तो ये ऐसा लगता है कि जैसे ताजमहल का ये बच्चा होगा। वैसे ताजमहल से पहले बना है, लेकिन इसको कई किताबों में और कई एग्जामों के अंदर इसे जो है वो बेबी ताजमहल के नाम से भी इसको पुकारा गया है। तो आप लोग इस बेबी ताजमहल का भी इसको नाम याद रखना है कि बेबी ताजमहल किसे कहते हैं, ये इसी को बोलते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई गहनों से भरा हुआ बक्सा रखा हो, देखने पे ऐसे लगता है, तो इसको गहनों का बक्सा भी हम लोग बोल सकते हैं। यदि वो भी आ जाए तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इस तरह से आपकी ये तीनों जो इमारत है वो जो आई हैं उनके बारे में जो अन्य चीजें थी वो आप लोग डिस्कशन में आपको कर रहा हूं, वो बता रहा हूं। इसी तरह से हमारा जो 20 घंटे का जो वीडियो आने वाला है उसमें हम सारे क्वेश्चन इसी तरीके से डिस्कशन करेंगे, हर एक पहलू पे जो बात करेंगे, ताकि हमारी जो तैयारी है उसको हम और भी अच्छा कर सकें। जो पेपर आए हुए हैं उससे संबंधित जो यदि चीजें पूछेगी तो वो भी हम अच्छा कर सकें, इसके लिए हम जो है वो बात करेंगे। इस बीच आपके लिए एक छोटी सी जानकारी कि हमारे इसी नियोन चैनल के ऊपर, जहां आप दो लोग देख रहे हैं, इसी नियोन चैनल के ऊपर आरआरबी के मेंस के जो क्वेश्चंस का एक 8 घंटे से ज्यादा का वीडियो है। राजा सर ने उसमें जो है वो मैथ को एक नए तरीके से करवाया है। इसमें आपको जो मेथड देखने को मिलेगा वो आपकी देख लो, ये मैथ चेंज हो जाएगी। आप लोग इसको मैथ को देखने का एक नया नजरिया बताया है, इसमें नियोन अप्रोच आपको मिलेगी। तो आप लोग जो है वो 8 घंटे से ज्यादा का वीडियो है इसी चैनल के ऊपर, वो आप जरूर देखिएगा। आपकी जो आने वाली एग्जाम्स हैं उसमें आप लोगों को ये बहुत ही ज्यादा सहायता करेगा, और आप अपने सिलेक्शन लेने के लिए जो है वो इस पेपर को मतलब ये जो पेपर के जो क्वेश्चन कराए गए हैं वो बहुत ज्यादा आपको काम आने वाले हैं। तो आप लोग इसे भी जरूर देखिएगा। 8 घंटे से ज्यादा का वीडियो है, इसे बहुत शानदार तरीके से कर। अगला क्वेश्चन पूछा गया बहुत शानदार वाला, और यह पूछा गया इतिहास से महाराणा प्रताप के बारे में। क्वेश्चन पूछा गया कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। अब ये नाम तो आप जानते होंगे, सभी को पता है, सबने इसका नाम सुन रखा है, बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना ये नाम है। और यहां इस घोड़े के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा कि राणा प्रताप के घोड़े का पड़ा हवा से पाला था, जो ही बाग हिली नहीं वैसे ये सवार लेके उड़ जाता था। ये महाराणा प्रताप का चेतक था। बहुत ही शानदार जो ये जो घोड़ा था, जो कि अपनी स्वामी भक्ति की वजह से जाना गया, अपनी गति की वजह से जाना गया। जो राणा की पुतली हिली नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यही इस चेतक के बारे में बातें कही गई है कि राणा जिधर देखता नहीं था, इसके ऊपर बैठने वाले महाराणा जो जब तक वो पुतली घुमा करके देखते थे तब तक तो घोड़ा मुड़ जाता था, ऐसे इसके बारे में कहा गया है। तो ये जो चेतक किस्म का जो घोड़ा है वो महाराणा प्रताप का है, ये इसका नाम हम चेतक बोलेंगे। दूसरी बात, यदि इनके बारे में हम जानें तो ऐसा कहा जाता है कि ये इतना पावरफुल घोड़ा था, इतना अपने आकार में इतना था कि आप कह सकते हो कि जब महाराणा प्रताप युद्ध लड़ते थे तो इनके वस्त्रों और इनके हथियारों का वजन 2 क्विंटल हुआ करता था। अब 2 क्विंटल वजन उठा करके कोई आदमी यदि लड़ रहा है तो आप समझ सकते हो उसमें खुद में कितना वजन होगा। इतना वजन उठाने वाला घोड़ा इतना खतरनाक था कि इसके ऊपर जो व्यक्ति बैठता था वो इतना भयंकर होगा। तो ये हाथी भी भयंकर, हाथी की भांति ये घोड़ा लगता था। और इसकी सूंड पे यदि हाथी का जो नकली सूंड लगा दी जाए इसके सिर के ऊपर तो ऐसा लगता था जैसे कि हाथी लड़ रहा हो। देखिए इस इमेज के माध्यम से आप देखो, ये चेतक का ये बूंदी की जो चित्रकला है उस बूंदी की चित्रशैली में ये चित्र दर्शाए गए हैं और ये बताए गए उस समय की कल्पना की गई है कि इस तरह का जो है वो महाराणा प्रताप जो है वो थे। चेतक के ऊपर सूंड लगी हुई है हाथी की, और ऐसा लगता है सामने वाला सैनिक ऐसे देखता था कि जिस तरह से कि ये तो हाथी है, और हाथी अपनी चपलता की वजह से नहीं जाना जाता, थोड़ा धीरे चलता है आगे, तो सैनिक सोचते हैं तब तक मैं लड़ लूंगा, तब तक हाथी आएगा। लेकिन ये तो घोड़ा था, अपनी चपलता से तुरंत प्रभाव से वहां पहुंच जाया था। और महाराणा प्रताप इतने ताकतवर थे कि जब इनका वार होता था तो ये जो सवार होते थे वो सवार समेत घोड़ा 2 भागों में कट जाता था। इतने बड़े जो राणा का ये चेतक था।
जो जब घायल हुआ तब घायल होने की वजह से अपने स्वामी को बचा करके युद्ध मैदान से दूर ले गया और वहां नाले को पार करते हुए ये जो है वो शहीद हुआ। मैं जितनी बात करूं उतनी कम है महाराणा प्रताप के चेतक की। तो ये इसके बारे में बहुत शानदार जो बातें थी वो चेतक के बारे में जो ध्यान रखनी। इतिहास पढ़ने के लिए हमें इतिहास की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ना है, हमें ऐसा कुछ कार्य जरूर करना है जो हमें पढ़ने के लिए रुचि बढ़ाए, हम यहां पर चीजों को जानने के लिए उत्सुकता लाएं। और जो उत्सुकता हमारे अंदर होती है वही तो हमें जीके को पढ़ाती है। जीके का मतलब ये नहीं है कि हम इसको रटते रहें, इसमें जितना इंटरेस्ट लोगे और जितना इसको जानने की कोशिश करोगे ये उतना आपको आएगा। और यही एक सबसे शानदार चीज है जो हमें जीके पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। एक और आपके लिए जानकारी कि आप लोग जो है वो हमें जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी ये यहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। और फेसबुक पेज है नियोन क्लासेज का, वहां से भी आप लोग जो है वो हमसे जुड़ सकते हैं ताकि आपको नई नई जानकारियां जो है वो यहां से मिल सके। तो ये नियोन का फेसबुक पेज है, वहां से भी आप हमें फॉलो कीजिए। साथ में इंस्टाग्राम पे भी नियोन क्लासेज के नाम से आप हमें जो है वो जुड़ सकते हैं हमसे। और ऐप जो है प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। जो आप ये पेपर देख रहे हैं उनकी सारी पीडीएफ विथ आंसर जो है वो आपको यहां से मिलेगी नियोन क्लासेस के ऐप से। तो आप लोग ऐप भी डाउनलोड कीजिए और इसमें रेटिंग भी दीजिए और कमेंट भी आपको करके बताना है। साथ में आप लोग जो है वो यूट्यूब के माध्यम से भी नियोन क्लासेस का चैनल है जिसमें बहुत सारे वीडियो हैं, आप वहां से जो है वो अपना एक डेमो क्लासेस ले सकते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है आपके ऊपर पढ़ाते हैं। वो चीज नियोन क्लासेस के इस चैनल पे मिलेगी। साथ में कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस करवाने के लिए हमारा एक और चैनल है जो ऋग्वेदों के नाम से है, ये भी नियोन का चैनल है। तो वहां से भी आप हमसे जुड़िए जहां पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे और यहां पर बहुत सारे जो है वो वीडियो कोर्सेज मिलेंगे। तो ये सब आप लोग हमसे इस माध्यम से जुड़ के ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा के चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा के ऊपर पहुंचने के लिए दो देशों के बीच बहुत बड़ी होड़ मची थी। मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा इन देशों के बारे में। यहां दो देशों के अंदर एक जो देश था वो तो था रूस और दूसरा जो देश था वो था अमेरिका। इन दोनों देशों के बीच चांद पर जाने की होड़ मची थी। रूस ने चांद पे जाने के लिए अपने जो उपग्रह छोड़े उन उपग्रह का नाम था लूना। लूना जो है वो लिख एक तरह से जो भी यान वहां जाता था, उपग्रह जाता था, उसका नाम ये लूना निकालता था, उसके क्रम निकालता था। आज पहले इसने लूना 1 भेजा, 2 भेजा, 3 भेजा, ऐसे ही भेजा करता था। फिर उसके बाद अमेरिका भी सोचता था कि यार मैं भी चांद पे जाऊं, क्योंकि दोनों ऐसे थे जो दुनिया के बॉस बनना चाह रहे थे। तो इस कड़ी में दोनों के बीच होड़ थी। तो अमेरिका ने जो उपग्रह भेजा उसका नाम था अपोलो। ये अपोलो किस्म के भेजा करता था, नाम निकालते थे 1 2 3। लूना 1 गया, कोई कामयाबी नहीं मिली, तो लूना 2 को भेजा गया, कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन लूना 3 ऐसा था जो प्रथम उपग्रह था जिसने चंद्रमा की वह फोटो भेजी जो हमें धरती से दिखाई नहीं देती है। चंद्रमा को जब हम धरती से देखते हैं तो जो धरती से नहीं दिखता है और जो दूसरा भाग है वो भाग पहला यान था जो रूस का था जिसने ये भेजी, उसका नाम था लूना 3। इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम में भी, और ये पहले भी बहुत बार एग्जामों में रिपीटेड प्रश्न है कि पहली बार हम चंद्रमा से क्या क्या अचीवमेंट हुआ, किस मिशन से हमें मिला। तो इस लूना 3 के मिशन से हमें पहली क्या मिल गई है, फोटो मिल गई है। उसके बाद लूना 4 5 6 और भी भेजे, लेकिन उनमें किसी भी तरह की कोई कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद जिससे कामयाबी मिली वो था लूना 9। और ये जो लूना 9 था वो प्रथम बार जो है वो चंद्रमा के ऊपर उतरा, चंद्रमा पर उतारा गया। और चंद्रमा पर उतारा गया पहला विमान कौन सा था? रूस देश का था। कौन सा? लूना 9। ये भी एग्जाम में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको नोट करके रखना, बहुत काम की चीजें हैं। उसके बाद इन्होंने भेजा लूना 10, और ये लूना 10 पहला विमान था जिसने चंद्रमा के क्या किया, इसने चंद्रमा के चक्कर लगाया, चक्कर लगाने वाला पहला था। अब देखो एग्जाम में क्या पूछा गया है, ये देखो इस पेपर में क्या पूछा गया वो देखो आप। इसमें पूछा गया हमारे चंद्रमा के चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था, यह पूछा गया है।
इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, लूना 10, क्योंकि मैंने आपको यही बताया है। अब आप इसे ये भी सीख गए होंगे, क्या पता अगली बार ये पूछे कि चंद्रमा के चक्कर लगाने वाला पहला जो देश था वो कौन सा था, जिसने चंद्रमा के अपने उपग्रह के चक्कर लगवाए, तो वो कौन से थे, लूना 10 और रूस। क्लियर। तो इस तरह से आपको ये पूरी बात जो है वो ध्यान रखनी है। इस तरह से आपकी जो जितने भी सारी बातें हैं वो आपको पूरी तरीके से डिस्कशन की जाएगी कि हर पेपर के अंदर हर क्वेश्चन के ऊपर एक बहुत बड़ी चर्चा जो होगी वो हम करने वाले हैं। इस तरह से रूस की जो कामयाबी थी जो मैंने आपको बताई है। अब हम बात करते हैं अमेरिका के अपोलो की, कि अमेरिका ने अपने अपोलो अभियान के तहत जो है वो किस तरह से कामयाबी पाई, इसने क्या किया। तो यहां अमेरिका का जो अपोलो था ये इसने भेजा, अपना क्रम लगातार ये भेजता जा रहा था, इसको कामयाबी नहीं मिल रही थी। इसने जो, मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर ये जो आपका लूना है, इसको चांद पर उतारने का जो समय आता है, ये चक्कर लगाने का समय था, ये 1966 था। 1966 के अंदर इसने कामयाबी पाई है। तब तक अमेरिका हुए था यार रूस ने बहुत कुछ कर लिया, मुझे भी कुछ तो करना है। इस बीच जो है अमेरिका बहुत भयंकर तरीके से प्रयास कर रहा था, ये इसको कामयाबी मिली अपोलो 8 के अंदर जाकर के। अपोलो 8 पहला ऐसा विमान था जो मानव युक्त था। इसने देखा ये रूस कर चुका है, खुद मशीनें तो ये भेज चुका है, लेकिन इसने इंसान नहीं भेजा है, मैं मानव के ऊपर कार्य करता हूं, तब मेरे को दुनिया बोस मानेगी, नहीं तो कौन मानेगा। इसीलिए तो आज अमेरिका को दुनिया के अंदर एक बोस की तबाहती देखा जाता है। मानव युक्त प्रथम अभियान, ठीक है। तो यहां पर यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि विश्व का मानव युक्त प्रथम अभियान जो है वो कौन सा था, तो अपोलो 8 था। उसके बाद इसको और किसी में भी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन बाद में जाकर के इसको कामयाबी मिली अपोलो 11 के अंदर। और इस अपोलो 11 का आपने नाम सुना होगा, क्योंकि इससे तहत प्रथम मानव जो है प्रथम वो कहां पर उतरा, चंद्रमा पर उतरा। अब वो मानव कौन था, आप वो तो जानते ही हो, जो पहली बार चंद्रमा के ऊपर गया था, उतरा था। उस मानव का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे प्रथम थे जो चंद्रमा के ऊपर उतरे, और उनके साथ ये 3 जने गए थे, 3 मानव भेजे गए थे इस अपोलो 11 में। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। इन्होंने जो चंद्रमा पे कदम रखा था वो दिन था 20 जुलाई का, और वो जो साल थी वो साल जरूर आपको याद रखनी है, वो साल थी आपकी 1969, जिस समय तो हम इसरो बना रहे थे। इसरो की स्थापना की थी हमने अगस्त में, 15 अगस्त को, और तब ये 20 जुलाई को इन्होंने चांद पे मनुष्य को भेज दिया था। और वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो पहली बार जो है वो वहां पर उतरे। इनके साथ में दूसरे व्यक्ति गए थे जिन्होंने दूसरी बार कदम रखा, यानी कि इनके बाद कदम रखा चंद्रमा के ऊपर, और उनका नाम था बज एड्रिलिन। ठीक है। तो ये बज एड्रिलिन जो है वो दूसरे आदमी बने जो वहां पर इन्होंने कदम रखा। इनके साथ तीसरे आदमी गए थे माइकल कॉल्विन्स, और वो माइकल कॉल्विन्स जो है वो चंद्रमा के चारों ओर जो विमान चक्कर लगा रहा था, ये अपोलो उपग्रह जो था उसके अंदर बैठे हुए थे। इनको वापस रिसीव करना था उनको, तो वो चंद्रमा पे ना उतर के विमान में ही बैठे रहे थे और चंद्रमा के चारों ओर ये चक्कर लगा रहे थे। तो इस तरह से ये मिशन था जो अपोलो टाइप का था, और अपोलो में 11-11 का था। अपने इनको बहुत शानदार तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसलिए आपको ध्यान रखना है। देखिए ये है आपका पृथ्वी, और पृथ्वी से चंद्रमा, यहां पर इसको जब भेजा गया तो इनके दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी को दोनों को पाटा गया। ये आप कह सकते हो कि जो है वो 3,84,400 किलोमीटर जो है उन दोनों के बीच की दूरी है। और इस दूरी के तहत हमने भी चंद्रयान 1 भेजा और चंद्रयान 2 भेजा, जिसमें ऑर्बिटर के भांति ये सारा प्रोग्राम जो है हमने करके और वहां तक भेजा। निकलने के लिए पृथ्वी की जो ऑर्बिट है, पृथ्वी का जो ध्रुव है उससे निकलना होता है, उसके बाद चंद्रमा की जो ऑर्बिट है वो वहां पर भी इसको पहुंचना होता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू थे। अब मैं कुछ तस्वीरें आपको वो चंद्रमा वाली, जहां पर ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, अमेरिका का झंडा इन्होंने गाड़ा है, और वहां से जो है वो नासा के द्वारा ये सारी तस्वीरें जो बताई गई उनके ये हैं कि इस तरह से पहुंच करके इन्होंने वहां पर ये तस्वीरें साझा की हैं। और ये जो है वो लैंडर था जो वहां पर इनको लेकर के उतरा, और इस तरह से ये उतरा। तो यहाँ उतरने के बाद ये जो है वो चांद पर कदम रख रहे हैं, और इस तरह से यूनाइटेड स्टेट ने अपना जो है वो परचम चंद्रमा तक फहराया।
तो ये एक महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट बात थी। नेक्स्ट मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारा यदि आप नियोन चैनल पर और हमारे चैनल पे यदि आप पहली बार हो, नए हो, तो आप लोग जो है वो नियोन चैनल का सब्सक्राइब, नियोन जो क्लासेज है उसका भी एक चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना, और इसके साथ में ऋग्वेदो जो है वो भी नियोन क्लासेज का ही एक यूट्यूब चैनल है जो इनको आप सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ में नियोन क्लासेज से आप लोग जो है वो हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, और नियोन क्लासेज के ऐप को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसमें जो है वो हम इस तरह की जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, और ये जो हम क्वेश्चन हल करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करवा रहे हैं, इसके अलावा जो स्टडी मटेरियल है जो आपको फ्री प्रोवाइड होता है वो आप यहां से जो है वो परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा नियोन क्लासेज का जो है फेसबुक पेज है वो भी आप इसको लाइक कर लेना, ताकि फॉलो कर लेना, ताकि वहां से भी आपको नई नई जानकारी है वो मिल सके। इसके अलावा हम लोग जो 20 घंटे का वीडियो लेके आ रहे हैं आप उसके लिए तैयार रहना। और राजा सर जो कि सब जानते हैं आप लोग, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उनका 8 घंटे का जो एनटीपीसी का वीडियो है नियोन क्लासेज के चैनल पर, जिनमें उन्होंने मैथ के ऊपर बहुत शानदार तरीके से डिस्कशन किया है, मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन आपके लिए काम आएगा, जो कि पहले से रिलीज हो चुका है, आप उसको भी जरूर देखिएगा। और इस तरह से हम आपके लिए जो कर रहे हैं कोशिशें, वो आप लोग भी, आपका फर्ज बनता है कि आप भी इसके लिए थोड़ा सा अपना दम लगाएं और दम लगा करके तैयारी तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा एक ही मोटिव है कि हम सिलेक्शन लेके रहेंगे। धन्यवाद।